हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। इसमें दो पार्ट हो गए एक तरह से, एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक रोटेशनल मोशन वाला पार्ट हो गया। अब तक जो हम पढ़ चुके वो थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कर लिया। तो हमने पहला जो पढ़ा था, सबसे पहले वो पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स जिसको यूनिट नंबर 0 का नाम हमने दिया था। यूनिट नंबर 0 का हमने नाम दिया था क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिक्स के बारे में ही पढ़ा था कि जो चीजें फिजिक्स के अंदर यूज होंगी वो हमने डिस्कस किया था। ये चैप्टर पढ़ चुके। यूनिट फर्स्ट का नाम जो हमने दिया था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड WOURLD, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये हमने पढ़ लिया था। इसके अंदर आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन और एरर भी आ गए थे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एरर भी आ गए थे। एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे इसी चैप्टर के अंदर। और यूनिट नंबर 2 जो पढ़ी थी काइनेमेटिक्स थी कंप्लीट। उसके अंदर वेक्टर से आ गया था। मोशन इन 1D 1 डायमेंशन आ गया था और मोशन इन 2 डायमेंशन आ गया। ये हमने काइनेमेटिक्स के अंदर पढ़ा था। वेक्टर्स हमने इनसे पहले डिस्कस कर दिया होगा, हो सकता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर ये चीजें आती है। थर्ड यूनिट जो हमने पढ़ी थी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन हमने पढ़ा था और सर्कुलर मोशन का पार्ट भी इसी में पढ़ लिया था। सर्कुलर मोशन भी हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, यहां भी पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, तो वो कोई खास बात है नहीं। और जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था रिसेंटली, वो पढ़ा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये चीजें हमने पढ़ ली थी अब तक। अब तक आपने ये चीजें पढ़ ली थी, ठीक है ना। ये चीजें हमने अब तक पढ़ ली। तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और वर्क, एनर्जी, पावर, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर। इतना हमारा सिलेबस हो चुका है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर के नाम से दिए हुए हैं। 7 चैप्टर होगा ये। ठीक है, और इन सभी को यदि अलग अलग करें तो यूनिट नंबर 5 भी कह सकते हैं। यूनिट नंबर 5 कह दो, या एनसीईआरटी के हिसाब से शायद 7th चैप्टर होगा, वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आगे पीछे दे रखा है। बाकी चीजें वही हैं। डिवाइड कर दिया, जैसे वेक्टर को अलग नाम दे दिया, 5th हो गया। सर्कुलर मोशन को अलग दे दिया, 6th हो गया, तो 7th अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अब तक हम कर चुके। तो इसमें तो नोट करने वाली बात ऐसी है ही नहीं।
हाँ, अब डिस्कस करते हैं हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर दो चैप्टर हो गए एक तरह से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे अपनी हो गई, रोटेशनल मोशन अलग हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अलग हो गया, या दोनों को कंबाइंड कहो, कैसे भी कह लो, आपकी मर्जी। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो सेंटर ऑफ मास पे जाने से पहले कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशंस बता रहा हूं, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अंदर बार बार यूज होंगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास नहीं बता रहा मैं, फिलहाल छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो इसके अंदर यूज होंगी। तो सबसे पहली चीज है पार्टिकल किसे कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, पार्टिकल किसे कहते हैं बताओ, सोचना, खुद लिखना। पार्टिकल जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई डेफिनेट साइज नहीं होती। ठीक है, और जिसका मास फाइनाइट होता है। दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट whose mass is finite, जिसका मास क्या है? फाइनाइट, और जिसके पास डेफिनेट साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जिसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है सिस्टम। ये कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। इट इज द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरएक्टिंग विद ईच अदर, इंटरएक्टिंग विद ईच अदर। जैसे ये सिस्टम बन गया एक तरह से, ये पार्टिकल हो गया, इसको मैं खोल लूं तो ये अलग हो जाएगा, इसके अंदर जो इंक है वो अलग हो गई। ठीक है, तो जो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मान सकते हैं कि हालांकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और सिस्टम बहुत बड़े पार्टिकल से मिलकर के बन गया उसे सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस तीसरी है, इंटरनल फोर्सेस, जिस फोर्स से जो पार्टिकल्स कनेक्ट है, जैसे ये पार्टिकल्स है, जिस फोर्स से कनेक्ट हैं, इनके बीच में जो फोर्स हो गई उसे इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक, समझ गए? ऐसी फोर्स जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरनली क्या है? कनेक्ट हैं। द म्यूचुअली फोर्सेज, द म्यूचुअली फोर्सेज in between the particles connected with each other, जो एक दूसरे से कनेक्ट है। और जो हमने बाहर से फोर्स लगाई है, जैसे ये पार्टिकल है, मैं इसको धक्का दूंगा, जो बाहर से जो फोर्स, एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स लगा रही है उसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। External force, the force applied on the system of particles, या पार्टिकल के ऊपर भी from external agency, बाहरी जो एजेंसी कोई फोर्स लगा रही है हम उसे एक्सटर्नल फोर्स कह देते हैं। तो वो क्या हो गई? आपकी एक्सटर्नल फोर्स हो गई। ठीक,
तो सेंटर ऑफ मास हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, सुनो। सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट हो जाता है एक बार। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया कि वहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट हो गया, इकट्ठा हो गया। जैसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका पूरा मास कहाँ पे कंसंट्रेट हमने मान लिया, कहाँ पे इकट्ठा मान लिया। इसको बैलेंस करेंगे एक उंगली पे, तो उंगली कहाँ रखोगे? इसके सेंटर पे, मिड पॉइंट पे, लगभग वहीं पे रखेंगे। बैलेंस हो जाएगी? नहीं हो जाएगी क्या? बता, हो जाएगी। अब यदि ये उंगली आप इधर रखे, गिर जाएगा। ठीक है, इधर रखे गिर जाएगा, या इसको ऐसे करो, इस तरह से बैलेंस। तो एक मिड पॉइंट पे इसके एक तरह से ये कह सकते हैं, जरूर नहीं है मिड पॉइंट पे ही हो। इरेगुलर शेप की बॉडी है तो वो इधर उधर उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे मान लो ये बॉडी ले ले, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट जहां पे इसको बैलेंस करें। बताओ, मिड पॉइंट तो यहाँ पे हुआ इसका, ठीक है, बट वो यहां से लाई करेगा, करेगा नहीं करेगा? यदि ये पॉइंट बॉडी ना हो, केवल यही हो, तो इसके बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं ऐसा। ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जैसे मान लो ये ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है, यहां से इसके ऊपर, या इसका क्या ले लो, जैसे एंगल का मिड वाला, इसके ऊपर, तो यहां पे जो पॉइंट हो जाएगा वो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा तरह से। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट होता है, एक तरह से ये कह सकते। ठीक, और वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। देखो, एक समझते जाना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पे इकट्ठा हुआ एक बार। और इसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ट्रांसलेटरी मोशन आप जानते हैं, सीधी लाइन के अंदर जो मोशन होता है, एंड मूव्स अलोंग इन द सेम वे, और वो उसी लाइन के अंदर मूव करेगा जिसके अंदर सिंगल पार्टिकल या सिस्टम ऑफ, उसका सिस्टम जिसके पास टोटल मास है वो मूव करेगा। ठीक है, कैसे? ये कह सकते हैं, मान लो कोई भी बॉडी ली, हथौड़ा लिया, हैमर लिया, समझ गए होंगे सेंटर ऑफ मास। इसको धक्का दूंगा, कहां जाएगा? सीधी लाइन में। तो ये सेंटर ऑफ मास वो भी कहां जाएगा? सीधी लाइन में। यदि मैं ऐसे मूव कराऊंगा, और यदि मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, तो क्या ये सीधी लाइन के अंदर मूव करेगा? रोटेट करेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो ये पॉइंट थोड़ी रोटेट, ये तो यही की यही रह जाएगा। ठीक है, तो वो तो उधर ही मूव करेगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं? जहां पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट कर जाए उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसके, जब सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स निकालेंगे अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल एक छोटी सी डेफिनेशन आप याद रख लो कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स के लिए भी, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी, अलग अलग रिजिड बॉडी का भी। अब जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही हो, बॉडी से बाहर भी हो सकता है। सर्कुलर रिंग ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर पे होगा। बट क्या ये सेंटर रिंग के ऊपर लाई कर रही है? नहीं, तो बाहर भी हो सकता है। कोई भी कोन है, सॉलिड कोन है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे, कहां होगा, कितनी हाइट के ऊपर होगा। यहां से h/4 हाइट पे होता है, ऊपर से करोगे तो 3/h/4 हाइट पे होता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां कहां होगा। इसी तरह से मान लो कोई हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, हेमिस्फीयर हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? हेमिस्फीयर समझ गए होंगे, ये हेमिस्फीयर है, सॉलिड होता है अंदर से। आधा स्फीयर, जैसे क्रिकेट बॉल है, आधी काट दो, रबर बॉल है, आधी काट दो, वो हेमिस्फीयर होगा। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो वो हमें फाइंड आउट करनी है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास है क्या, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ आया होगा। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे टोटल मास बॉडी का या सिस्टम का कंसंट्रेट इकट्ठा हो जाए, ये कैसे, ठीक है। अब दो पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, मैंने बताया बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बॉडी के ऊपर। तो इसको आप इतना लिख लो एक बार, उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स की, फिर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चलेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए हम डिस्कस करते हैं पहले। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर केवल दो ही पार्टिकल्स है, क्योंकि सिस्टम किसे कहते हैं, जो कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल का तो सिस्टम है नहीं, दो या दो से ज्यादा कितने भी हो जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो समझना इस चीज को, कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन ले लिया, ओरिजिन है, यहां पे दो पार्टिकल्स मान लिए, एक पार्टिकल ये ले लिया जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल ये ले लिया जिसका मास m2, ठीक। ये सपोज ए पॉइंट पे है, ये सपोज बी पॉइंट पे है। पोजीशन वेक्टर समझते होंगे आप, ओ से लेकर के जो सीधी लाइन इसको मीट करती है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको हम आर वेक्टर से लिखते हैं, तो इसको हमने किससे लिख दिया, r1 से लिख दिया। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, जिसको हमने r2 वेक्टर से लिख दिया, ठीक। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे होगा, कहां पे होगा, देखो समझना कैसे, दोबारा समझा रहा हूं। मान लो ये बॉल है, ठीक है, ये दूसरी बॉल है, हो गए, ये इसके बीच में एक रोड से कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। इस रोड को, दोनों का मास सेम है, इसका भी m है, इसका भी मास है, समझ रहे। इस रोड के ऊपर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, इस तरह से फोर्स लगाऊं कि सीधी लाइन के अंदर मूव करे, ट्रांसलेटरी मोशन बताया, तो आप फोर्स कहां लगाओगे, इसके बिल्कुल मिडल पॉइंट पे लगा दो, कहां जाएगी, सीधी लाइन के अंदर चले जाएगी या नहीं चले जाएगी, दोनों की दोनों बॉल। अब मान लो, समझना, ये सेंटर ऑफ मास है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया एक तरह से। अब मान लीजिए इस फोर्स को मैंने यहां पे लगाई, क्या ये दोनों सीधी लाइन के अंदर मूव कर जाएंगे, नहीं, ये तो क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इस दोनों का कहां हुआ, एक ऐसी लाइन, यदि मास सेम है तो मिड पॉइंट के ऊपर होगा, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, अब क्या मिड पॉइंट पे होगा, नहीं होगा, इधर होगा, इधर ज्यादा मास है, इधर फोर्स लगाएंगे, हो सकता है सीधी लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट पे मूव कर जाए। यदि इधर लगाएंगे, यहाँ पे कभी भी सीधी लाइन के अंदर मूव नहीं कर सकती, क्या कर जाएगी, ये रोटेट कर जाएगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, मतलब एक ट्रांसलेटरी मोशन एक तरह से बता दे, समझ रहे हो ना। सेंटर ऑफ मास का जो मोशन का जो पाथ है वो चेंज ना हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इससे, इस एग्जांपल से भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान से समझ आया हो। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे धीरे धीरे चीजें समझ आती चली जाएंगी। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ये, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझने की जरूरत है।
क्योंकि अब तक जो वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, उसके बारे में हमने 9th-10th के अंदर भी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये नया चैप्टर है बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। और हमने बताया था फिजिक्स को तो एक तरह से क्या नेचर से जोड़ करके समझोगे, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे समझ आया होगा थोड़ा सा, जो मैंने एग्जांपल लेके समझाया, ठीक है। तो इस दोनों सिस्टम का अब यहाँ से समझ गए होंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करना चाहिए, कहाँ पे लाई करना चाहिए, जहां पे पहले तो इस दोनों को मिला दो एक ऐसी लाइन, और इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं पे भी हो सकता है। मान लेता हूं यहाँ पे, मान लेता हूँ सी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, ठीक, समझ गए होंगे, यस, ठीक। तो लिखना चाहो तो एक लाइन लिख लेना, लेट ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, let a system of two particles of masses m1 and m2 lies at points A and B, lies at point A and B having position vectors OA वेक्टर मान लिया r1 वेक्टर है, OB वेक्टर मान लिया r2 वेक्टर है, और ये भी मान लेते हैं C उनका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। लेट C बी देयर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और OC वेक्टर हमने माना क्या, R वेक्टर, ठीक, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। तो इंटरनल फोर्सेस तो है ही दोनों के बीच में, ये तो आप जानते ही हैं। इसके ऊपर फोर्स है F12 वेक्टर इंटरनल फोर्स, इसके ऊपर फोर्स है F21 वेक्टर इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स से दोनों एक दूसरे को खींचती हैं, जानते ही हैं हम, जिससे कनेक्ट हैं। F1 वेक्टर मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, F2 वेक्टर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा, ठीक है। F12 वेक्टर एंड F21 वेक्टर आर द इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स ऑफ masses m1 एंड m2, और F1 वेक्टर and F2 vector be the external force acting on particle of mass is m1 and m2, ये माना, ये हमने माना, ठीक है। समझ गए होंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, अच्छे से जानते हैं, क्या लगाओ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, समझना, इतना लिखो एक बार। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, अब बहुत आसान आसान बातें हैं, बहुत ही आसान आसान बातें हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल फर्स्ट का हो गया, ठीक। पार्टिकल फर्स्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो F12 वेक्टर लग रहा है प्लस F1 एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ए पार्टिकल के ऊपर हो गई बात। दूसरे पार्टिकल पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
F21 प्लस F2, ठीक, क्योंकि पार्टिकल मूव करेंगे, पार्टिकल तो मूव करेंगे, फोर्स लगाएंगे तब, ठीक। दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दो और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दो। ठीक, सोचो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? F12 बराबर क्या था? माइनस ऑफ F21 था। तो F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर कितना हो गया? 0। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया? 0। तो ये क्या बच जाएगा? F1 प्लस F2 ही बच जाएगा। F टोटल मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं? F टोटल मान लेता हूं, क्योंकि F12 प्लस F21 तो क्या हो गया? 0 ही हो गया। ठीक, इतना लिख लो। अब स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाना है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। सारा मैथमेटिकल चीजें आ गई, अब सारी थ्योरेटिकल चीजें अब तक पढ़ रहे थे हम, अब मैथमेटिकल चीजों में समझ जाएंगे। मैथमेटिकल चीजों समझ में आना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके। और ध्यान रखना, पहले की चीजें यदि नहीं आएंगी आगे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? यहाँ पे P1 P2 नहीं पता होगा तो क्या करोगे? बोलो क्या है P1 P2? लीनियर मोमेंटम, और d/dt लगा दिया तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीजें पता होंगी, पीछे का पढ़ोगे अपने आप पता होंगी, पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ो, समस्या हो जाएगी। नहीं इतना लिख लिया हो, अब आगे देखो क्या बन गया अपने पास। ये बन गया d/dt ऑफ, बाहर ले लेता हूं कॉमन, P1 प्लस P2 ले सकते हैं d/dt, क्योंकि इसके साथ भी है इसके साथ भी है। d/dt का मतलब डिफरेंशिएशन है, बराबर F टोटल। F टोटल क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। क्या होता है? मास इंटू टोटल मास m मान लेता हूं, नेट एक्सलरेशन a मान लेता हूं। P1 का फॉर्मूला बोल लो, मास इंटू वेलोसिटी m1 v1। P2 का बोल लो m2 v2। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। अब देखो सारी चीजें क्या होती चली जाएंगी, बता तो रहा हूं, इंटरैक्ट है, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं पता होगा समस्या हो जाएगी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वो सुनो, ध्यान समझना। वेलोसिटी का फॉर्मूला है dr1/dt पहले के लिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यही है। ये v2 क्या हो जाएगा? dr2/dt कितना चेंज आएगा? यही हुआ, लिख दो यहां पे d/dt ऑफ m1 dr1/dt प्लस m2 dr2/dt और बराबर m इंटू, यही हुआ। d/dt फिर से बाहर ले लो तो ये हो जाएगा d2/dt स्क्वायर। इसका मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। क्या मतलब होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन करना। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी आएगी, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सलरेशन आ जाएगा। m1 r1 प्लस m2 r2 मास इंटू एक्सलरेशन, ध्यान समझना, dv/dt, ये सेंटर ऑफ मास के लिए। और वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या मान रखा है? r, कैपिटल R, तो क्या आ जाएगा? dr/dt। ये भी रख दो, m इंटू d/dt ऑफ dr/dt। नहीं हो गया क्या? d2/dt स्क्वायर, m अंदर दे दो या बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मास एक स्केलर क्वांटिटी है और कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, तो डिफरेंशिएशन कैसे चेंज हो जाएगा? होगा ही नहीं। अब यहां से समझो, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है,
तो क्या बच जाएगा, d2/dt² से d2/dt² कट गया दोनों तरफ, क्या बचा m1r1 प्लस m2r2 किसके बराबर mr वेक्टर, या r वेक्टर क्या लिख सकते हो m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और कैपिटल M किसके बराबर है m1r1 प्लस m2r2, कैपिटल M किसके बराबर है, दो ही पार्टिकल है तो टोटल मास कितना होगा m1 प्लस m2, कर लो नोट। ये आ गया किसके लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो r वेक्टर हमारा आया m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। x एक्सिस के लिए निकालेंगे तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा, y एक्सिस के लिए निकालोगे तो y बराबर हो जाएगा, z एक्सिस के लिए निकालेंगे तो z के बराबर हो जाएगा। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो फिलहाल मैंने दो पार्टिकल्स के लिए निकाला, उसके लिए फॉर्मूला आप याद रखेंगे, r बराबर m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, साथ साथ आपके जो एग्जाम चल रहे हैं वो भी देंगे, तो इसलिए मैं इतना ही करा रहा हूँ इसके अंदर ताकि आपको एग्जाम भी देने हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो सेंटर ऑफ मास है उस वीडियो को ध्यान से देखना, 2 बार देखना या 3 बार देखना, नया चैप्टर है, ठीक है, समझ आ जाएगा, कोशिश करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे। ओके, थैंक यू।